नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आज आपके साथ आर्टिकल 20 के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो आर्टिकल 20 के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आर्टिकल 20 भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में लिखी हुई है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 19 तक हम ये जो अनुच्छेद है ये पहले पढ़ के समझ चुके हैं। अगर आपने अब तक इन सभी आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पुराने वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि राज्य के विरुद्ध हर इंसान को यह प्राप्त है कि राज्य आपको जबरदस्ती किसी भी अपराध में घसीटकर या झूठा फंसाकर या नए कानून बनाकर आपके अधिकारों को हनन नहीं कर सकता। इसीलिए आर्टिकल 20 आपकी मदद करता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा काम किया जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता, परंतु फिर भी सरकार के आदेश पर आपको अरेस्ट कर लिया गया, आप पे मुकदमा चलाया गया। अब न्यायालय में पूछा गया कि किस धारा के तहत या किस अपराध के लिए इन पे मुकदमा चलाया जा रहा है, तो कानून में एक नई व्यवस्था की गई। उस काम को जो आपने किया था, भले वो अपराध नहीं था, उसको अपराध बनाया गया, एक कानून बनाया गया और आपको सजा दे दी गई। क्या ये वैलिड है? आपको लगता है कि इस प्रकार से किसी भी देश के अंदर अगर सरकार करने लग जाए तो वहां की जनता चैन से, खुशी से रह सकती है? नहीं ना। तो इसीलिए हमारे पास आर्टिकल 20 है जो हमारी सरकारों को या हमारे विधान मंडलों को इस प्रकार के विधान बनाने से रोकता है कि वो जनता के अधिकारों का हनन न करे। आर्टिकल 20 के अंतर्गत बात की गई है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि। आप किसी को भी मुंह उठा के अपराधी नहीं घोषित कर सकते हो जब तक कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया हो जो अपराध की श्रेणी में आता हो। हमारा संविधान क्या प्रदान करता है? संरक्षण। और संरक्षण की बात करता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में 3 बातें की गई हैं। सबसे पहले बात की गई है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कौन सी विधियां? कार्योत्तर। अब इसको जब हम तोड़ के देखते हैं, इसमें 2 वर्ड छुपे हैं, कार्य और उत्तर। उत्तर का मतलब होता है पहले, ठीक है? या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कोई ऐसा काम किया, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप दंड की श्रेणी में नहीं आते, अपराध की श्रेणी में नहीं आते, परंतु काम होने के बाद कोई विधि बन गई। काम होने के उत्तर में, बाद में, उत्तर मतलब बाद, तो काम होने के बाद में अगर कोई विधि बनती है तो ऐसी कार्योत्तर विधियों से आपको क्या है? संरक्षण है। अब इस कार्योत्तर विधियों के अंतर्गत क्या आता है? दांडिक विधि। स्पेशली हमने कौन सी विधि को लिया है? दांडिक विधि को, क्योंकि दांडिक विधि ही आपको दंड प्रदान करती है, ठीक है? तो कार्योत्तर विधियों में हमने सभी प्रकार की दांडिक विधियों को इसमें समाहित किया। इसको आगे डिटेल में समझेंगे। दूसरे उसकी बात करें, ये तो पहला बिंदु हो गया। सेकंड बिंदु की अगर हम बात करें तो यहां पर आर्टिकल 20 आपको दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है कि कोई भी सरकार आपको एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा देगी, बार बार सजा देके आपको परेशान नहीं कर सकती। तीसरी बात हम यहाँ पे आज करेंगे चर्चा कि आत्म अभिशंसन, एक वर्ड आता है आत्म अभिशंसन। क्या आप स्वयं के लिए गवाही देकर स्वयं को जेल में बंद करवा सकते हो? क्या सरकार आप पे दबाव बना के ये बोल सकती है कि नहीं, आप एक्सेप्ट करो कि आपने ऐसा किया है और आपको स्वयं आत्म अभिशंसन के ऊपर क्या दे दिया जाए? सजा दे दी जाए? तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कार्योत्तर विधियों को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दोहरे दंड को कहा जाता है डबल जियोपेडी। देन फिर आत्म अभिशमन को कहा जाता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब इन तीनों चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं। फर्स्ट बिंदु में कहा गया है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अब यहां पर सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको तब तक दोष सिद्ध नहीं कहा जाएगा या किया जाएगा जब तक आपने कोई ऐसा काम न किया हो जो लागू विधि के अधीन दंडनीय हो। सिंपल शब्दों में कहें तो मान लेते हैं कि सड़क के ऊपर कचरा फेंकना आज की तारीख में अपराध नहीं है, ठीक है? आपने कचरा फेंका, आप 10 साल से सड़क के ऊपर कचरा डाल रहे हैं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है? पर जैसे ही
ये अपराध की श्रेणी में आया कि भैया सड़क पे कचरा फेंकना अपराध है और आपने कचरा डाला, सरकार का पूरा राइट बनता है कि वो आपको अरेस्ट कर ले। यहाँ पे अभी सरकार वैलिड है। परंतु जब तक कचरा डालना अपराध नहीं था, सरकार ने आपको अरेस्ट किया और सरकार को लगता है इसने गलत किया। अब क्या सरकार को केवल लगता है इसने गलत किया तो आपके इस गलत होने की फीलिंग के लिए ही आपको दंड दे दिया जाएगा? नहीं, ये आपको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक कानून या विधान में कहीं प्रावधान न हो कि कचरा फेंकने पर 10 साल की सजा है, 10,000 रुपए का जुर्माना है, ब्ला ब्ला ब्ला, अगर ऐसी चीजें नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जा सकता। आपको अरेस्ट किया गया, न्यायालय में पूछा गया कि कोई विधान है क्या, तो सरकार ने बोला हाँ हमारे पास एक विधान है। आपको अरेस्ट किया था 10 तारीख के दिन। किस तारीख के दिन? मान लेते हैं 10 अगस्त के दिन आपको अरेस्ट किया। 10 अगस्त के दिन आपको अरेस्ट किया, उसके 10 दिन बाद लगभग 20 अगस्त को सरकार ने कानून बनाया। 20 अगस्त को सरकार ने एक कानून बनाया और इसमें कहा कि जो भी सड़क पर कचरा डालता है उसे 2 साल की सजा है और 20,000 रुपए का जुर्माना है। ठीक है, 2 साल की सजा, 20,000 का जुर्माना। अब केस जो था वो तो लंबा चलेगा, जाहिर सी बात है। 10 दिन के अंदर सरकार के सामने या न्यायालय के सामने एक कानून आ गया, तो क्या है, आपको 2 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना होगा। न्यायालय बोलेगी कि देखो भाई साहब, भारतीय संविधान का आर्टिकल 20, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20 ये कहता है कि इसका सब क्लॉज 1 ये प्रावधान करता है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। और जो आपने कानून बनाया है ना 20 तारीख को संसद के अंदर या विधानमंडल के अंदर बैठ के, ये कार्योत्तर विधियों का उल्लंघन है, ये कार्योत्तर विधियों के अंतर्गत आ जाएगा। और किसी भी दांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? किसी भी दांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता। ये भी कौन कहता है? हमारा आर्टिकल 20(1). आर्टिकल 20(1) के तहत ये कह दिया कि किसी भी दांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, तो यहां पर आपको सजा नहीं दे सकता। ठीक है, परंतु 20 अगस्त के बाद आपने ऐसी हरकत दोबारा की, ठीक है, कानून बन गया। कानून बनने के बाद जैसे ही कानून साइन हुआ, कानून लागू हो गया, फोर्स में आ गया, वैसे ही अगर आपने वापस से वही हरकत करी तो अब आपके ऊपर दंड की व्यवस्था की जाएगी और आप इसके तहत ट्रीट नहीं होंगे, क्योंकि वो कानून तो इस्टेब्लिश है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और निकल के आती है कि अब अगर किसी भी प्रकार का नया कानून बनाकर आपको दंडित तो नहीं किया जा सकता। पहली बात आपको समझ में आ गई हो। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार अगर चाहे तो क्या किसी मौजूदा कानून के अंदर दंड की व्यवस्था को बढ़ा सकती है। आपने एक केस सुना होगा, निर्भया केस। निर्भया केस में यह हुआ था कि एक जो बाल अपराधी था, बाल अपराधी को 2 या 3 साल की सजा हुई। ठीक है, अब अगर उस अपराधी को ऐसा प्रावधान कर दिया जाता है कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि जब बाल अपराधी को पकड़ा था तो वहीं पे हमने कुछ कानून में प्रावधान किए थे कि अब कोई ऐसा काम करेगा तो उसको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। तो उस बाल अपराधी को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया गया? उस बाल अपराधी को बचाने के लिए हमारी कार्योत्तर विधियों का, भारतीय संविधान का आर्टिकल 20(1) काम में आया और इसमें यह कहा गया है कि अगर संसद या विधानमंडल किसी प्रकार की कोई विधि बनाता है और वो विधि किसी दंड की मात्रा में वृद्धि करती है, क्या करती है? अगर दंड की मात्रा 2 साल की सजा थी उसको उसने 20 साल कर दिया, तो दंड की मात्रा में वृद्धि हुई, तो ये भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगी। मतलब जिस तारीख को वृद्धि करी है उसके आगे से तो लागू कर लो और उसके पीछे से लागू नहीं होने वाली। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई अपराध किया और वो अपराध किया आपने 2019 में, ठीक है, 2019 में आपको पकड़ लिया गया, आपके ऊपर ट्रायल चला और ट्रायल चला 2020 तक, 1 साल चला। 2020 में जब आपको दंड देने की बारी आई तब पता चला कि जब आपने अपराध किया था 2019 में, उस अपराध के लिए 1 महीने की सजा थी। कितनी? 1 महीने की सजा थी। अब आपको 1 महीने की जो सजा थी, अब जैसे 2020 में पहुंचे वहां पे पता चला अब इसकी सजा 1 साल हो गई है। क्या हो गई है? 1 ईयर हो गई। अब आपको क्या दंड दिया जाएगा? 1 साल या 1 महीना? तो आर्टिकल 20(1) कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, और इस संरक्षण के माध्यम से आपको उस समय लागू विधि के अधीन ही दंडित किया जाएगा, उसके बाद बनने वाली विधियों के अधीन नहीं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कार्योत्तर विधियां किस प्रकार से काम करती हैं, क्योंकि कानून के अंदर एक बहुत बड़ा पेचीदा सा सवाल है। कानून दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख में किसी भी चीज में, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक्सीडेंट किया,
अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, आपने किसी को उपहति कारित कर दी या घोर उपहति कारित कर दी, तो उपहति घोर उपहति कारित करने पे आपको 2 साल तक की सजा है, मान लेते हैं। अब अगर आपने जैसे ही एक्सीडेंट किया, केस चल रहा है और उसी दौरान कानून में परिवर्तन आया कि अब उपहति और घोर उपहति कारित करने पे 10 साल की सजा या 20 साल की सजा है, तो आपको इतना बढ़ के सजा नहीं होगी, क्योंकि आपको आर्टिकल 20(1) बचा लेगा। इन शॉर्ट, अब एक और बात करते हैं, सजा बढ़ने में तो ये काम कर रहा है कि भैया बढ़ गई सजा तो आपको बड़ी हुई सजा नहीं मिलेगी। अगर सजा कम हो जाए तो क्या ये आर्टिकल आपको बचाएगा? जैसे जब आपने रोड के ऊपर कचरा डाला, तब मान लेते 10 साल की सजा थी, फिर कानून बना कि अब सड़क पे कचरा डालने पर केवल 1 महीने की सजा है, तो आप किस प्रकार से ट्रीट होगे? 10 साल की सजा, जिस समय अपराध किया था उस समय 10 साल की सजा थी, और जब आपने अपराध जब सजा देने की बारी है तब उसकी सजा कम हो गई। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई विधानमंडल ऐसी विधि बनाता है जो दंड में कमी करती है, तो दंड की कमी जो है वो भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी, मतलब वो पुराने जितने भी केस चल रहे ना उन सब के अंदर वो काम कर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका आर्टिकल 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी प्रभाव, आप ये वर्ड याद रखिएगा, भूतलक्षी को इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर आपका आर्टिकल 20(1) कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20(2) की। आर्टिकल 20(2) में कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण, इसमें यह है कि आपको डबल जीओपेडी का सिंपल सा मतलब यह है कि आपको एक बार जो आपने अपराध किया है उस अपराध के लिए एक बार ही आपको दंडित किया जाएगा। आपको बार बार उसके लिए ना तो आपके ऊपर बार बार ट्रायल चलाया जा सकता है, बार बार अभियोजन चलाया जा सकता है, और ना ही आपको एक अपराध के लिए बार बार दंड दिया जा सकता है। जस्ट सपोज आपने एक मर्डर किया, ठीक है, आपने 2001 से लेकर 2020 तक 2001 से लेकर 2020 तक कुल 20 मर्डर की, हर साल एक मर्डर, ठीक है, 20 हत्याएं की हैं। अब 20 हत्याओं के लिए आपको क्या 20 बार मृत्युदंड दिया जाएगा या 20 बार आपको 10-10 साल की सजा दी जाएगी? नहीं ना। अगर आपने एक बार अपराध किया है तो इस एक अपराध के लिए आपको क्या होगा, भले एक हत्या करो या 20 हत्या, आपको हत्या का मुकदमा लगेगा और आपको उस एक अपराध के लिए दंड दिया जाएगा। ठीक है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास हो गया, दैट्स इट, फाइनल। क्या आपको हर एक काम के लिए अलग अलग दंड दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। अब ये तो होती है दोहरे दंड से संरक्षण कि आपको एक अपराध के लिए एक बार, परंतु ये जो आर्टिकल 20(2) है ये केवल आपके न्यायिक कार्रवाई तक ही सीमित है। इसकी जो सीमा है ये थोड़ी छोटी है। जैसे मान लेते हैं कि आप रेलवे कर्मचारी हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई मिस्टेक। आप रेलवे पे झंडी दिखाने वाले विभाग में हैं, आपने ट्रेन को झंडी नहीं दिखाई, आपने 1 महीने में 20 बार झंडी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से 20 ट्रेनें समय पर अगले स्टेशन नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपने लगभग 23 बार ऐसी एक गलती करी है 1 महीने में, तो याद रखिएगा ये जो आर्टिकल दोहरे दंड से संरक्षण है ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। आपको 23 गलतियों के लिए 23 अलग अलग पनिशमेंट दे सकता है विभाग। कुल मिला के आर्टिकल 20(2) न्यायिक कार्यवाहियों में तो लागू होता है, किंतु विभागीय कार्यवाहियों में लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपने गलती करी 23 बार, तो आपको 23 बार अलग अलग प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि 1 तारीख को आपने गलती करी, चलिए ठीक है, इस 1 तारीख की गलती के लिए आपको ये दंड दिया जाता है। फिर आपने 2 तारीख को गलती करी, इसके लिए दंड, 3 तारीख को गलती करी, इसके लिए दंड। इस प्रकार से आपके ऊपर विभागीय कार्रवाइयों में हर बार पनिशमेंट दिया जा सकता है ताकि आदमी ठीक से काम करे। अगले बिंदु की बात करें तो आर्टिकल 20(3), कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20(3) आत्म अभिशंसन। आर्टिकल 20(3), इस 20(3) वाले आर्टिकल के अंतर्गत एक बहुत बढ़िया बात यह कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आप जो गवाही है वो दबाव पूर्वक किसी भी व्यक्ति से नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मानते हैं कि आपने हत्या करी, हत्या करने के बाद आप पुलिस वाले के सामने जाते हैं और स्वेच्छा से ये कबूल करते हैं कि साहब मैंने इसका मर्डर कर दिया है, दैट्स इट, फलाना ठिकाना, तो वो आपकी बात को एग्री कर लेगा, न्यायालय में भी आपने बोल दिया तो चलेगा। पर दबाव पूर्वक आपसे किसी अपराध के लिए कि हाँ बोलो आपने ऐसा किया है, ये करना सही नहीं है। इसमें एक केस हुआ था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में, 2010 का एक मामला है। इसमें न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन ने
3 सदस्यीय खंडपीठ ने एक सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अगर आप नारकोटिक्स, किसी प्रकार की नशीली दवाइयां का उपयोग करके किसी से कोई सबूत लेते हो, कोई बात पूछते हो, किसी का पॉलीग्राफी करते हो या किसी की ब्रेन मैपिंग करते हो, किसी भी प्रकार से अगर आप कोई सबूत को इकट्ठा करते हो तो यह आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन है और ये इनवैलिड है। तो कुल मिला के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स, इस प्रकार की चीजों को बैन कर दिया गया। परंतु 2002 में एक केस हुआ था जिसमें यह कहा गया था, मिसेस एक्स वर्सेस मिसेस जेड, इसमें कहा गया था कि डीएनए करना आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन नहीं है, मतलब डीएनए वैलिड है। तो यहां तक आत्म अभिशंसन कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, डीएनए तो आपका वैलिड है, पर अगर आप पॉलीग्राफी करोगे या नार्कोटिक्स का उपयोग करोगे तो वो बैन है। आई होप कि आपको आर्टिकल 20 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 21 के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो नीचे रेड रंग का बटन दिख रहा है प्लीज उसको हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।